हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडीएचडी। एडीएचडी हमारा साइकोलॉजी का एक टॉपिक है। ये एक डिसऑर्डर है जो कि छोटे बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है। एंड ये बहुत ही कॉमन टाइप का एक डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में भी आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ लिखा है कि ये मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डिसऑर्डर ज़्यादातर बच्चों में होता है और ये हमारा साइकोलॉजी का एक टॉपिक है। तो साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी काफ़ी हद तक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो न्यूरोलॉजी मीन्स न्यूरो डेवलपमेंटल मीन्स कि ये हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड है और डेवलपमेंट के साथ भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है चाइल्डहुड का। मैंने बताया था कि ये मोस्टली बच्चों में ही होता है। तो आप एडीएचडी, आप कभी भी डिसऑर्डर का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि ये डिसऑर्डर जो है वो चाइल्डहुड में हो रहा है। इट इज़ यूजली फर्स्ट डायग्नोज इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में होता है तो तभी डायग्नोज होगा ऑब्वियसली। कभी कभी क्या होता है कि ये डिसऑर्डर वैसे तो चाइल्डहुड में होकर और अगर हम वहीं पर डायग्नोज कर लेते हैं तो इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। लाइक इसकी जो प्रोग्नोसिस है उसको अच्छा किया जा सकता है। बट इन सम केसेस ये डिसऑर्डर जो है वो एडल्टहुड तक पहुंच जाता है। तो एडीएचडी के जो सिम्टम्स है ना वो एडल्ट्स में भी देखे जा सकते हैं। और एडल्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक ट्रबल पेइंग अटेंशन, अटेंशन नहीं दे पाएंगे। कंट्रोलिंग इम्पल्सिव, इम्पल्स कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है। तो क्या करते हैं कि वो बिना सोचे समझे ना कुछ भी रिएक्ट कर देते हैं। जैसे कि एडीएचडी का मैंने आपको फुल फॉर्म ही बताई, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या क्या सिम्टम्स आने चाहिए। अटेंशन डेफिशिट मतलब अटेंशन नहीं रहेगी, लैक ऑफ अटेंशन यहाँ पर होगा। अटेंशन फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी, देन अटेंशन पे करने में प्रॉब्लम आएगी। देन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो हाइपर एक्टिव होगा पर्सन। मतलब एक होता है कि आप किसी चीज़ में एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव मीन्स थोड़ा उससे ज़्यादा। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा है, मैंने उसे एक क्वेश्चन पूछा बट वो क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही उसका आंसर दे रहा है, देन दिस शोज योर हाइपर एक्टिविटी। और तीसरी चीज़ इसमें इम्पल्सिविटी आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पल्स, मतलब इम्पल्स कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे बच्चों को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास, या इट इज़ नॉर्मल फॉर चिल्ड्रन टू हैव ट्रबल फोकसिंग एंड बिहेविंग एट वन टाइम और अनदर। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमें जो किसी भी, अगर किसी बच्चे को एडीएचडी है तो उसे फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी। वो किसी एक चीज़ पर फोकस कर ही नहीं सकता। आप उसे पढ़ाई करने के लिए कहेंगे, वो 10 मिनट पढ़ाई करेगा, इधर उधर देखने लग जाएगा, ईजिली डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। एक कोई भी एक पर्टिकुलर काम वो बहुत टाइम तक नहीं कर सकते। इवन सभी को पता है कि बच्चों को खेलना कितना पसंद होता है, बट यहाँ जो बच्चे जिन एडीएचडी से सफ़र कर रहे हैं वो एक ही तरह का गेम भी नहीं खेल सकते कुछ टाइम तक, क्योंकि वो उस चीज़ पे भी फोकस नहीं कर पाते। वो हर चीज़ को चेंज करते रहते हैं जल्दी जल्दी। देन चिल्ड्रन विद एडीएचडी डू नॉट गेट, डोंट जस्ट ग्रो आउट ऑफ दिस बिहेवियर्स। तो इनके जो बिहेवियर होते हैं ना इस तरह के, वो इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। इनमें काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम्स जो है ना बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं। तो सीवियरिटी यहाँ पे क्या आती है कि स्कूल में डिफ़िकल्टी होने लगती है। लाइक फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उछल कूद ज़्यादा कर रहे हैं, टीचर की बात नहीं सुन रहे, एक जगह बैठ नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उन्हें उन्हें स्कूल में प्रॉब्लम आएगी, घर में प्रॉब्लम आएगी। घर में हमेशा मम्मी पापा डांटते रहेंगे, कैसे ये इधर उधर भागता ही रहता है, डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, पढ़ नहीं रहा है, बड़ों की बात नहीं सुन रहा है, हमारा कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फ्रेंड्स के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। जब एक ही चीज़ पे आप फोकस ही नहीं कर पाओगे, एक गेम नहीं खेल पाओगे किसी के साथ, तो प्रॉब्लम तो आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटे बच्चे मिलकर एक लूडो खेल रहे हैं तो वो क्या करेगा कि गेम कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ से भाग जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चा, इधर उधर उछलता कूदता रहेगा। तो ऐसे में उसके फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। देन मेन साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या क्या होंगे, लाइक ड्रीमिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेगा बच्चा। क्या होता है कि स्कूल में लाइक टीचर पढ़ा रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इस बच्चे को देख सकते हो कि स्कूल यूनिफॉर्म में, ऑब्वियसली स्कूल में टीचर पढ़ा रही होंगी, बट ये डे ड्रीमिंग करने लग रहा है। ये अपने अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ उधेड़-बुन चल रही है। ओके, देन फॉरगेट और लूज थिंग्स अलॉट, बहुत सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी, मतलब भूल जाते हैं ज़्यादातर चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ कहीं भी रख के भूल जाना। मम्मी पापा ने बोला बच्चों से कि 10 रुपये लेके बोला, जा एक चॉकलेट लिया, या फिर
चलो चॉकलेट तो इसकी पसंद की चीज़ हो गई, वो तो नहीं भूलेंगे, बट कोई भी सामान लाने के लिए बोला और बच्चे भूल गए रास्ते में जाते जाते। तो ये फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। देन फिजिटिंग बिहेवियर होता है, बहुत ही स्क्रम एंड फिजिटिंग बिहेवियर होता है इनका, जिसे हम नॉर्मली चंचलता भी बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं ये बच्चे। देन टॉक टू मच, बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहेंगे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमारी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, लेकिन उन्हें अपनी बात बोलनी है। तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दूसरों की बातों के बीच में बोलते हैं, दो लोग आपस में बात करें बीच में घुस जाएंगे बोलने के लिए। मेक केयरलेस मिस्टेक, बहुत ज़्यादा केयरलेस मिस्टेक्स करेंगे, मतलब जो मिस्टेक्स ज़्यादातर इस उम्र के बच्चों को नहीं करनी चाहिए थी, जो समझ आने लगती हैं चीज़ें, वो गलतियाँ ये लोग करने लगते हैं। फालतू की चीज़ें इधर उधर करना, और अननेसेसरी रिस्क लेते हैं, हर चीज़ में जाएंगे इधर उधर कूदेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये सारे रिस्क ये लोग लेते रहते हैं। हैव अ हार्ड टाइम रजिस्टिंग टेम्पटेशन, तो ये अपने टेम्पटेशन को भी रजिस्ट नहीं कर पाते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। ट्रबल टेकिंग टर्न्स, अपनी बारी आने का इंतज़ार तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अपनी बारी आने से पहले ही ये कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे, ये बैठ नहीं सकते बीच में आराम से। देन हैव डिफ़िकल्टी गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स, तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, अपने टेम्पटेशन को रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ऐसे बिहेवियर वालों के साथ क्या कोई दूसरा बच्चा घुलना मिलना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इन्हें दूसरों के साथ मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इनके आसानी से दोस्त भी नहीं बनते, मम्मी पापा भी डांटते रहते हैं, इधर उधर के लोग भी मतलब वही बोलते रहते हैं कि बहुत शरारती बच्चा है, बहुत ज़्यादा शरारत करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ आती है। देन टाइप्स अगर हम देखें तो प्रीडोमिनेंटली सॉरी इट्स माई मिस्टेक, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन होती है। तो हमारे पास था ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसका पहला टाइप यहाँ पे आ गया है हमारा अटेंशन वाला, जिसमें इनअटेंशन जो है वो प्रीडोमिनेंट है। इनअटेंशन बहुत ज़्यादा है, बाकी चीज़ें इतनी थोड़ी बहुत कम होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ हार्ड फॉर द इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइज और फिनिश अ टास्क। ये किसी भी टास्क को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते और फिनिश भी नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि किसी भी टास्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए या उसे कंप्लीट करने के लिए हमें उसमें फोकस करना पड़ता है, हमें उसे अटेंशन देनी पड़ती है। जब अटेंशन ही नहीं दे पाएंगे तो कोई टास्क हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? उसे ऑर्गेनाइज कर भी लिया तो हम उसे फिनिश कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन सभी चीज़ों में प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्लानिंग को टाइम चाहिए, और टाइम और अटेंशन दोनों चाहिए। यहाँ पे अटेंशन दे ही नहीं पा रहा है बच्चा। देन टू पे अटेंशन इन डिटेल्स, तो किसी भी डिटेल पे ये लोग अटेंशन नहीं दे पाएंगे, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, कन्वर्सेशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ ये सुन ही नहीं सकते ना इतनी देर तक। इंस्ट्रक्शन कोई बोल रहा है, किसी ने नॉर्मली भी अगर घर में किसी के ADHD का कोई बच्चा है, उसे अगर मम्मी पापा कोई कह दें कि ये पानी का ग्लास जाके किचन में रख दो, तो वो जाके किचन में रखेगा ही नहीं। वो या तो पानी का ग्लास वहीं छोड़ देगा या ले जाके कहीं और रख देगा, लेकिन किचन में नहीं रखेगा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं करते हैं। सो द पर्सन इज ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, जैसे कि मैंने बताया था अटेंशन पे नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली जब अटेंशन पे नहीं करेगा तो ईजिली डिस्ट्रैक्टेड होगा, फॉरगेटफुल होगा, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें भूलेगा, क्योंकि उसने अटेंशन ही नहीं दी है चीज़ों को। जो भी चीज़ें उसे बताई गई हैं वो उसने अच्छे से सुनी ही नहीं है, तो वो चीज़ों को भूलने लगेगा। क्योंकि जब हम फोकस करके किसी चीज़ को नहीं सुनते हैं तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता ही नहीं है। दूसरा, जब हम टेंशन किसी चीज़ पर नहीं दे रहे हैं, ऑब्वियसली तो हम किसी किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। छोटा सा भी कोई साउंड होता है तो ये बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इधर उधर। तो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं ये वो भी भूलने लग जाते हैं। देन सेकंड वाला पार्ट हमारा आ जाता है इसमें, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही चीज़ें थी, इनअटेंशन और एक हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन थी। तो सेकंड वाला हमारे पास आ जाता है सिर्फ हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन वाला। यहाँ पे बच्चा अटेंशन तो दे रहा है लेकिन हाइपर एक्टिव ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये चीज़ डोमिनेंट हो रही है। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि वो जो बच्चा होगा वो फिजेटिंग नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा चंचल होगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा। एक जगह पे तो बैठ ही नहीं सकते बहुत टाइम के लिए, जैसे कि खाना खाने के लिए एक जगह पे नहीं बैठ सकते, इधर उधर घूमते रहेंगे, घूम के आएंगे इधर। फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल पे अगर खाना लगा हुआ है तो इधर उधर घूमते रहेंगे ऐसे चेयर के आसपास और खाते रहेंगे घूम घूम के। स्कूल में एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, क्लास में कभी खड़े हो जाएंगे, कभी इधर उधर घूमेंगे, टीचर कितना भी बोलती रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक जगह में बैठ नहीं पाते। अगर बैठेगा भी थोड़ी देर, उसे डांट के बैठा दिया तो पैर हिलाता रहेगा, हाथ हिलाता रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन वो बच्चा एक जगह नहीं बैठ सकता शांत होकर। स्मॉलर चिल्ड्रन में मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, भागते रहेंगे, कूदते रहेंगे, इधर उधर क्लाइंब करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं ये लोग।
एंड हैज़ ट्रबल विद इम्पल्सिविटी। तो इनके अंदर इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं। तभी मैंने बोला ना कि एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, मतलब शांत नहीं रह सकते ये लोग। समवन हु इज इम्पल्सिव में इंटरप्ट अदर्स अलॉट। अब आप लोग जानते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है तो क्या करेगा, उसकी वजह से उसको तो परेशानी हो ही रही है, दूसरों को भी परेशानी होगी। एक क्लास में अगर फोकस करके कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे 40 बच्चे बैठे हैं और उसमें से एक बच्चा इधर उधर भाग रहा है, तो दूसरे बच्चों का क्या फोकस, दूसरे बच्चे अटेंशन दे पाएंगे टीचर को उस टाइम पे? नहीं, क्योंकि सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेंटर ऑफ अटेंशन भी वही होगा बच्चा। सब लोग सारे बच्चे उसे ही देखते रहेंगे, टीचर इसे तो कुछ कह नहीं रही, हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो उनका उनका भी फोकस डैमेज हो रहा है उधर ना। ग्रैब थिंग्स फ्रॉम पीपल, ये लोग क्या करते हैं कि ये दूसरे लोगों से चीज़ें छीन भी सकते हैं। ओके, एंड स्पीक एट इनअप्रोप्रिएट टाइम, कहीं भी कुछ भी इनअप्रोप्रिएट टाइम पे बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, अभी दो लोगों के बीच में, दो लोगों की बातें चल रही हैं, बीच में आके बोलने लग जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी बात बोल देते हैं, सोचते समझते नहीं है, नहीं ये नहीं पता कि हमें यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बोल देंगे। इट इज़ हार्ड फॉर द पर्सन टू वेट फॉर देयर टर्न, जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी बारी का इंतजार करना बहुत मुश्किल है इनके लिए। ये क्या करेंगे कि इनकी बारी आने से पहले ही ये काम करना शुरू कर देंगे, बोलना स्टार्ट कर देंगे, दूसरों की डायरेक्शंस नहीं सुन सकते, दूसरे लोग जो भी बोल रहे हैं ना वो ये प्रॉपरली नहीं सुनेंगे कभी भी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है कि इम्पल्सिविटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही के टीचर पढ़ा रही थी और ये बच्चे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ये लोग आंसर्स दे रहे हैं, ये लोग ये भी नहीं सोच रहे कि क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्योंकि ये वेट ही नहीं कर सकते क्वेश्चन कंप्लीट होने का अपनी। ओके, अ पर्सन विद इम्पल्सिवनेस में हैव मोर एक्सीडेंट। अब इम्पल्सिव है, बहुत तेजी से काम कर रहा है वो, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस इनके रहते हैं, इंजरीज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि उन्हें हमेशा चोट ही लगती रहती है, लोग बोलते हैं बहुत शरारती है, बहुत शरारती है, इतना खेलता कूदता है, इधर कहीं भी चला जाता है, चोट लगा के आ जाता है। तो पर मैं ये नहीं कह रही कि अगर ऐसा बच्चा आप कहीं भी देखते हैं तो उसे एडीएचडी होगा, नहीं। वो बच्चों का एक नेचर होता है, एक एज के साथ साथ ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, लेकिन अगर एक एक सर्टेन एज पे जहाँ बाकी बच्चों का ये बिहेवियर जो है वो कंट्रोल होता जा रहा है, बट कुछ बच्चों का कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसे एडीएचडी भी हो सकता है, बट वी कैन नॉट डायग्नोज कि सिर्फ एक चीज़ को लेकर हम बोल दें कि उसे एडीएचडी है। बट एडीएचडी के बच्चों में ये एक सिम्टम होता है। नेक्स्ट हम थर्ड टाइप पे आ जाते हैं। थर्ड टाइप हमारी होती है कंबाइंड प्रेजेंटेशन। अब कंबाइंड में क्या होगा, इनअटेंटिवनेस भी होगी, अटेंशन तो है ही नहीं। दूसरा हाइपर एक्टिवनेस भी होगी, हाइपर एक्टिव भी होगा, इम्पल्सिव भी होगा। तो यहाँ पे दोनों के सिम्टम्स इक्वली प्रेजेंट होते हैं, दोनों टाइप जो पहले मैंने बताए थे ना, कि अटेंशन भी नहीं देगा, अब इम्पल्सिवनेस भी होगा। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस जो कंडीशन है ना, ये यही वाली हो जाती है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज ऑफ एडीएचडी। तो एडीएचडी के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? सो कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर एडीएचडी आर अननोन। हमें नहीं पता है कि इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मतलब कंफर्म नहीं पता कि किस वजह से एडीएचडी होता है। बट काफ़ी सारी रिसर्चेस हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इसके कॉज में। मतलब जेनेटिक्स जो है वो लिंक हो सकता है एडीएचडी से। अब जेनेटिक्स के साथ साथ काफ़ी सारे अलग अलग कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स भी काफ़ी साइंटिस्ट ने पता लगाए हैं, जैसे कि ब्रेन इंजुरी, क्योंकि मैंने बोला था न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब ब्रेन से कहीं ना कहीं इंक्लूड, ब्रेन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें। तो जहाँ ब्रेन इन्वॉल्व है, अगर ब्रेन में कोई इंजुरी हुई किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे, तो उसकी वजह से एडीएचडी हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। देन एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल रिस्क, कभी कभी हो सकता है कि लेड की वजह से भी एडीएचडी हो सकता है। ओके, देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ जो है वो लेड से एक्सपोज हुई है, या फिर छोटा बच्चा है वो लेड एक्सपोजर हुआ है उसको, तो उसकी वजह से भी एडीएचडी हो सकता है। देन अल्कोहल एंड टोबैको यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सो तो उनमें अल्कोहल और टोबैको भी आते हैं। अब अल्कोहल और टोबैको की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसमें ब्रेन पे भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एडीएचडी भी हो सकता है। देन प्री मैच्योर डिलीवरी, अगर डिलीवरी प्री मैच्योर हो गई है, मतलब टाइम से पहले डिलीवर हो गया है बच्चा, 9 महीने से पहले ही डिलीवर हो गया है, देन एडीएचडी होने के चांसेस रहते हैं। लो बर्थ वेट, अगर बर्थ वेट कम था, बर्थ वेट नॉर्मल हमारा होता है 2.5 किलो से 3.5 किलो,
तो 2.5 से 3.5 kg नॉर्मल बर्थ वेट होता है। अगर 2.5 से कम वेट रहा है तो ये भी एक कॉज हो सकता है कि ADHD हो किसी बच्चे को। देन अब हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक दो सिम्टम्स देखकर तो आप नहीं बता सकते ना कि ADHD है। तो इसे डायग्नोस करने के तरीके होते हैं, लाइक डायग्नोस करने के लिए हमारे पास अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में एक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, DSM-5। ओके, इसका 5th एडिशन है। इसके अकॉर्डिंग हम इसे डायग्नोस करते हैं। तो इसे डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट अच्छे से डील कर लेते हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं, DSM-5 क्राइटेरिया क्या है अब ADHD के लिए? तो पीपल विद ADHD शो अ परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन। तो परसिस्टेंट पैटर्न, यहाँ पे मेन वर्ड ये आ रहा है हमारा परसिस्टेंट पैटर्न, क्योंकि हमें पता है कि ADHD के सिम्टम क्या है, इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी तो है ही, लेकिन यहाँ पे परसिस्टेंट होना चाहिए ये दोनों, मतलब रहने चाहिए ये काफ़ी टाइम तक। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन बच्चे ने इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी दिखाई और आपने बोल दिया ये तो ADHD का है, तो ऐसा नहीं, परसिस्टेंट होना चाहिए ये। और दूसरी बात, ये इंटरफेयर करेगा विद फंक्शनिंग और डेवलपमेंट। बच्चा जो डेली लाइफ एक्टिविटीज कर रहा है या फिर उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है उन्हें भी ये अफेक्ट अगर करता है, उनमें भी इंटरफेयर करता है, देन वी कैन सस्पेक्ट ADHD। नाउ इनअटेंशन को हम कैसे, मतलब डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरियाज होते हैं। तो इनअटेंशन 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, 6 या मोर सिम्टम, इनअटेंशन के 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल के बच्चे तक हम देखते हैं ये, 16 साल से ऊपर में हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं क्योंकि वहाँ पे एडोलसेंस आ जाते हैं। सो इनअटेंशन के 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए, कम से कम 6 महीने के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पे 6-6 वाला रूल लग गया, 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए और 6 मंथ्स के लिए होने चाहिए कम से कम, तभी हम इसे ADHD की कैटेगरी में रखेंगे। देन यहाँ तो ये बात हो गई इनअटेंशन की। तो इनअटेंशन के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ऑफन फेल टू गिव क्लोज अटेंशन, ये डिटेल्स पे क्लोज अटेंशन नहीं दे पाते हैं बच्चे, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं स्कूल के काम में, घर के कामों में, अदर एक्टिविटीज़ में, ट्रबल होल्डिंग अटेंशन ऑन द टास्क और प्ले एक्टिविटीज़, खेलने में भी अटेंशन नहीं दे पाते हैं ये लोग, किसी की बात सुनते नहीं है, जब भी कही जाती है कोई बात तो ये किसी की बात सुनते नहीं है और दूसरों की बातों में बीच में इंटरप्ट करते हैं। देन कोई भी इंस्ट्रक्शंस को ये लोग फॉलो नहीं करते, या फिर स्कूल का काम या कोई भी इन्हें टास्क दिया जाता है उसे फिनिश नहीं कर पाते। देन टास्क को ऑर्गेनाइज करने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, अवॉइड करते हैं या डिसलाइक करते हैं किसी भी टास्क को। कोई काम इनसे कहा जाता है तो वो करने के लिए मना ही कर देते हैं डायरेक्टली कि हम ये नहीं करेंगे, या फिर उस काम को अवॉइड करते हैं ताकि कोई कहे ना दोबारा करने के लिए। देन कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट्स लगते हैं या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक के लिए उसको बैठ के करना होता है उस काम को, तो वो काम ये लोग नहीं करते हैं, जैसे कि होमवर्क वगैरह। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं ये बच्चे। काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस होती है बच्चों के अंदर। देन इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, इजीली डिस्ट्रैक्ट होंगे और फॉरगेटफुल इन द डेली एक्टिविटीज़। तो ये सारे हमारे इन अटेंशन वाले सिम्टम्स, इन सब में से कोई भी 6 सिम्टम्स अगर होंगे 6 महीने से एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स के लिए, तब हम इसे ADHD की कैटेगरी में रखेंगे। देन सेकेंड आ जाता है हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये भी 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए, 16 ईयर्स तक के बच्चों के लिए होने चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक होने चाहिए, मतलब 6 सिम्टम्स 6 मंथ्स के लिए 16 ईयर्स तक के बच्चों में अगर आते हैं हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के, जो भी मैं सिम्टम्स बता रही हूँ उनकी लिस्ट में से, तब हम इसे ADHD की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि बहुत ज़्यादा फिजेटिंग होंगे, या फिर टैप्स ऑन हैंड फीट, मतलब हाथ पैर ऐसे इधर उधर मारते रहेंगे। लीव सिट इन ए सिचुएशन मैंने जहाँ पर बैठना एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक जगह शांति से बैठे रहें, वहाँ पे ये सीट छोड़ के भागेंगे बार बार। जैसे कि स्कूल्स में एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जगह शांति से बैठे रहें, वहाँ पे उठ के भाग रहे हैं। तो ये चीज़ें ऑफन रन्स अबाउट, इधर उधर भागते रहेंगे, क्लाइंब करेंगे इन द सिचुएशन जहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है ये चीज़ें करना। घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, रिश्तेदारों के बीच में बच्चा बैठा हुआ है और उठ के भाग रहा है। प्रिंसिपल ऑफिस में बच्चों को बुलाया गया है, वहाँ पे सारे के सारे शांत बैठे हैं, एक बच्चा उठ के भाग रहा है, कूद रहा है। तो ये चीज़ें इनअप्रोप्रिएट होती हैं। दैन अनेबल टू प्ले और टेक पार्ट इन लेजर एक्टिविटी, लेजर एक्टिविटीज़ में चुपचाप रहकर ये बिल्कुल भी
कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं। देन ऑफन ऑन द गो एक्टिंग और एक ड्रिवन बाय मोटर, मतलब ऐसा लगता है कि हमेशा ऑन द गो है, मतलब लाइक कभी भी सीटेड रह ही नहीं सकते, कभी शांत रह ही नहीं सकते, हमेशा इधर उधर लाइक किसी भी टाइम उठ के कुछ भी करने लग जाएंगे। ड्रिवन बाय मोटर, ऐसा लगता है कि बच्चे मतलब इतनी एनर्जी है इनके अंदर कि ये किसी मोटर से चलाए जा रहे हैं, लाइक इनकी एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती, इतने ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर के होते हैं। देन बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, क्वेश्चन आने से पहले ही आंसर, मैंने बोला ना क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही ये लोग आंसर दे देते हैं अपना, बहुत अपनी बारी का इंतज़ार कर ही नहीं सकते बिल्कुल, दूसरों को इंटरप्ट करते हैं, दूसरों की बातों में, कोई भी कन्वर्सेशन चल रही है, कोई भी गेम या कुछ भी चल रहा है उसमें इंटरप्ट करेंगे ये लोग। देन इन एडिशन टू, ये तो सारे हो गए हमारे हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स। अब इनके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सेवरल इनअटेंटिव या हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव सिम्टम्स होते हैं जो कि 12 ईयर्स से पहले पहले आते हैं। मोस्टली जो सीवियर सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन 2 और मोर सेटिंग, सीवियर सिम्टम्स मोस्टली जो है ना स्कूल 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग्स में होने चाहिए। यहाँ पे ये एक और क्राइटेरिया है कि जो सीवियर सिम्टम्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग में होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों सिम्टम्स जो है ना वो एक ही जगह पे आ रहे होंगे, जैसे हो सकता है बच्चा स्कूल में तो बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन घर में इतने अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, घर में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों को एडीएचडी है, क्या पता कि घर का माहौल ही कुछ ऐसा हो, क्या पता घर में बच्चे को क्या स्ट्रेस दिया जा रहा है या पेरेंट्स किस तरह से उसे देख रहे हैं जो उन्हें लग रहा है कि उसे ये सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को ये देखना है कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग्स पे आने चाहिए, तो स्कूल और घर में दोनों में एक जैसा ही बिहेवियर चल रहा है, या कहीं और जा रहे हैं किसी रिलेटिव के यहाँ वो भी एक जैसा चल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ बच्चे को एडीएचडी है। तो ये एक डायग्नोस करने का तरीका होता है। देन सेकेंड नेक्स्ट थिंग ये हो जाती है कि ये सिम्टम्स जो है ना इनकी वजह से बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर जो वर्क फंक्शनिंग होती है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, जो फंक्शन उसी एज के बच्चे करते हैं ना वो नहीं कर पा रहे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है तो उसके काम पूरे हो रहे हैं, तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा बहुत तेज़ी से काम कर रहा है इसे तो एडीएचडी से ट्रीट करवाओ, क्यों भाई, उसके तो सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं, वो सारे काम सही कर रहा है, बस वो थोड़ा फास्ट है। लेकिन अगर उसकी फास्टनेस की वजह से, उसकी इम्पल्सिविटी की वजह से उसके सारे काम बिगड़ रहे हैं, उसके काम नहीं हो पा रहे हैं या वो अटेंशन ही पे नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ में, तब हम कह सकते हैं ये एडीएचडी। then these symptoms are not better explained by another mental disorder। कोई भी ये सिम्टम ऐसे होने चाहिए कि दूसरे मेंटल डिसऑर्डर से मिलते जुलते ना हो, मतलब दूसरे किसी मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स ये नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के मूड डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह में ये सिम्टम्स नहीं होते हैं, जो एडीएचडी के सिम्टम्स है ना वो एडीएचडी में ही होंगे, तो ये एक अनदर क्राइटेरिया हो जाता है उसके लिए। देन ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एडीएचडी होता है ना उसे हम कॉम्बिनेशन थेरेपी से ट्रीट करते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब एक बिहेवियर थेरेपी और मेडिकेशन, बिहेवियर को भी मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों के बिहेवियर में आ रही है, और मेडिकेशंस हम दवाइयों का भी यूज़ करेंगे क्योंकि सिर्फ बिहेवियर थेरेपी से काम नहीं चलेगा या सिर्फ दवाइयों से भी काम नहीं चलेगा, तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी यूज़ करनी पड़ेगी, तो हम बिहेवियर थेरेपी और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन दोनों यूज़ करेंगे। तो जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं, 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं एडीएचडी के, उनके साथ हम बिहेवियर थेरेपी भी यूज़ करेंगे। उनके साथ बिहेवियर थेरेपी कैसे, उन्हें तो समझ नहीं आएगा उन्हें क्या करना है, तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो उनके पेरेंट्स को दी जाएगी, तो यहाँ पे हम पेरेंटल ट्रेनिंग यूज़ करेंगे ताकि वो पेरेंट्स भी अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें और बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में हेल्प करें। देन मेडिकेशंस तो हम यहाँ पर देंगे ही देंगे। तो एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसमें क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है, जब भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं बच्चे का तो बहुत क्लोज मॉनिटरिंग, लाइक हम सारे के सारे सिम्टम्स पे ध्यान देना है, कितनी बार हो रहे हैं सिम्टम्स उस पर ध्यान देना है, इंटेंसिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, माइल्ड है, किस तरह से, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, फॉलोअप्स होने चाहिए, चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। Next, in addition to behavior therapy, the medication, having a healthy lifestyle can make it easier for your child to deal with ADHD symptom। तो बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ और मेडिकेशन के साथ साथ जैसे जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चा जीता रहेगा ना, तो उसमें क्या होगा कि एडीएचडी के सिम्टम्स जो है वो बेटर होते जाएंगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है कि उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए,
बाकी लोग भी उनके साथ अच्छे से बिहेव करें। सिर्फ बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने से काम नहीं चलेगा, बच्चे के आसपास जो लोग हैं, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, उनके बिहेवियर को भी उनके प्रति थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा ताकि उनकी प्रोग्नोसिस में हेल्प मिले। सो ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, जैसे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खिलाए जाएँ, होल ग्रेन्स जितने भी ये हेल्दी फूड होते हैं ना वो सारे खिलाने। देन प्रोटीन सोर्सेज जो भी हैं, लाइक पार्टिसिपेटिंग इन डेली फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना है बेस्ड ऑन एज के अकॉर्डिंग। देन लिमिट द अमाउंट ऑफ डेली स्क्रीन टाइम, तो टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स इन चीज़ों को बिल्कुल हटाना नहीं है, लेकिन पूरे दिन बच्चे को इसी में नहीं लगे रहना है, तो इन चीज़ों की स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है। देन गेटिंग रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ स्लीप, तो नींद अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नींद का सीधा कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन से। तो अगर नींद हमें प्रॉपर नहीं आएगी तो हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब होती रहेंगी और इससे कंडीशन वर्सन हो सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ADHD, इसका डायग्नोस कैसे करते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो वेरी सून। थैंक यू।